मेरा नाम शिखा है। इस दुनिया में कुछ लोगों की तकदीर ऐसी है जो दूसरों के साथ कितना ही अच्छा कर ले मगर उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ना जाने कितने लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी खुशी लिखी ही नहीं होती। मैंने बचपन से ही एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी जिसमें दूर दूर तक खुशी का एक पल भी मौजूद नहीं था। मेरा रंग इतना काला था कि लोग मुझे बदसूरत कहा करते थे। लोग कहते थे कि तुम एक तरह का काला साया हो जो अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं एक ऐसे गाँव में रहती थी जहाँ पर बहुत गरीबी थी और लोग गरीबी भरे हालात में ही ज़िंदगी गुजारते थे। बड़ी मेहनत से गांव के लोग अपना गुजारा किया करते थे। शुरू से ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर गृहस्थी में डाल दिया था। मेरा बचपन बड़ी मुश्किल से गुजरा था। मैं पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी क्योंकि हमारे गांव के लोग 2 वक्त का खाना खा लिया करते थे, यही उनके लिए बहुत होता था। हम 3 भाई बहन थे। मेरा भाई अभी बहुत छोटा था और मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। मेरे एक छोटे भाई के जन्म के समय मेरी माँ की मौत हो गई थी। हमारे पिता से ज़्यादा समय रुका नहीं गया और उन्होंने हमारे सर पर सौतेली माँ लाकर रख दी थी जो हम तीनों भाई बहनों को तंग करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती थी। बचपन से ही हम तीनों भाई बहन ने अपनी सौतेली माँ के बदलते हुए रंग देखे थे। वो पिता के सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करती थी, जबकि पिता के पीछे हम तीनों को बहुत तंग किया करती थी। शुरू से ही उसने मुझे घर गृहस्थी के कामों पर डाल दिया था। जिस उम्र में मुझे खेलकूद करना चाहिए था, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए था, उस उम्र में मैं चूल्हे के आगे जल रही थी। मेरी छोटी बहन को मेरी बुआ अपने साथ ले गई थी। बुआ के पास कोई औलाद नहीं थी। मेरी बुआ हम दोनों बहनों में से किसी एक को लेने आई थी, मगर मेरा रंग बचपन से ही बहुत काला था और मेरी बहन मासूम सी शक्ल की थी। इसलिए मेरी बुआ ने मेरी छोटी बहन के बारे में मेरे पिताजी से कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। सारी ज़िंदगी ये मेरे साथ रहेगी और जवान होने के बाद इसकी शादी भी मैं अपनी बेटी बनाकर कर दूंगी। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, मेरी बहन का भाग्य तो जाग गया, क्योंकि मेरी बुआ अच्छी खासी खाती पीती ससुराल में बिहा कर गई थी। उनके पति ने और उन्होंने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा था। शायद ऐसा इसलिए था कि मेरी बहन की शक्ल उसे इस घर से निकाल कर ले गई थी। अगर मैं भी शक्ल की ज़्यादा अच्छी नहीं, बस मामूली सी ही शक्ल की होती तो शायद मुझे भी कोई ना कोई लेकर जा सकता था, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं इंसान की जब शक्ल बदसूरत होती है तो उसका नसीब भी बदसूरत होता है। मेरा नसीब भी कुछ ऐसा ही था। मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र अभी कम ही थी, मेरी सौतेली माँ को वो घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए उसने मेरे भाई को पिताजी के साथ खेतों में काम करने के लिए भेज दिया था। उस समय मेरे छोटे भाई की उम्र 10 साल और मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें, मगर मेरा रंग इतना काला था कि गांव में मुझे कोई भी अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि गांव का जो भी इंसान मुझे देखता था वो यही कहता था कि ये इतनी काली है कि अगर इसे अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो ये अंधेरे में ही मिलकर रह जाएगी, और अगर शादी के बाद इसके बच्चे हुए तो वो भी इसकी ही तरह होंगे। गांव के लोग कुछ इसी तरह मेरा मजाक बनाया करते थे। मैं घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे घर के काम ही इतने बताती थी कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बचपन से लेकर अब तक मैं घर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करती आई थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे हर तरह का आराम लिया करती थी। मेरी ज़िंदगी तो इसी तरह से गुजर गई थी। मेरे पिता अब मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, मगर मेरे लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। मैं जानती थी कि मेरी शक्ल की वजह से मेरी शादी नहीं हो सकती, मगर ना जाने क्यों वो लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते थे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ का कहना था कि आखिर कब तक तुम्हारी बेटी इस घर में बैठी रहेगी, इसके हाथ पीले करके इसे अपने घर का कर दो। मेरी सौतेली माँ का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन वो मेरे भाई के साथ ठीक रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़का था और आने वाले समय में उनको पैसे कमाकर देने वाला था। अपने भाई से मेरी सौतेली माँ की मोहब्बत जताने का मतलब भी मैं अच्छी तरह से समझती थी। इस दुनिया में हर इंसान मतलबी है। कोई किसी के साथ मतलब रखता है तो कोई किसी के साथ। अगर कोई आपसे हंसकर बात भी कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसके व्यवहार में भी आपसे रिलेटेड कोई ना कोई मतलब छिपा हुआ है। मेरी सौतेली माँ भी ऐसी ही थी। मेरा भाई उसके काम का था, इसलिए वो घर से उसको इज्जत दिया करती थी, जबकि मैं उसके काम की नहीं थी। इसलिए मुझे इस घर में ना तो कभी इज्जत मिली थी और ना ही पेट भरकर खाना। जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी, मगर मेरा रिश्ता नहीं हो पाया।
बुआ की तरफ से भी खबर आई थी कि मेरी बहन की शादी हो गई है। बुआ ने मेरी बहन की शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। मुझे खुशी थी कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हुई है और उसकी ससुराल भी अच्छी है, और उससे कई ज़्यादा अफसोस तो मुझे अपने नसीब पर था, जो शक्ल ही काला होने के साथ साथ अपने नसीब का भी हर पन्ना भी कालिक से लिखवा कर लाई थी। इस गांव में मेरा तो रिश्ता होना बहुत मुश्किल था, इसीलिए सौतेली माँ मेरे लिए आस पड़ोस के गांव से रिश्ते तलाश कर रही थी। वो लोग जब मुझे देखती थी तो इनकार करके चली जाती थी। मुझे सौतेली माँ इस बात पर बहुत ताने दिया करती थी कि पता नहीं कैसी मनहूस शक्ल लेकर पैदा हुई है, कोई तुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अपनी किस्मत पर रोती रहती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके होने की मुझे दूर दूर तक की उम्मीद नहीं थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ अपनी शहर वाली बहन के घर गई हुई थी। जब वो मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई, मेरी सौतेली माँ बहुत खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा कि खुश हो जा शिखा, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, तेरी शादी शहर में होने जा रही है। मैं तो उनकी बात सुनकर चौंक गई थी कि क्या सच में वो मेरे लिए शहर से रिश्ता लेकर आई थी। लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रही थी उस हिसाब से तो यही लगता था कि वो सच कह रही हैं, मगर वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी, ये मेरी समझ नहीं आया। रात को जब मेरे पिताजी घर आए तो उन्होंने मेरे पिताजी को भी इस रिश्ते के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब आज अपनी बहन के घर गई थी तो वो मुझे अपनी मालकिन के यहाँ ले गई। उसकी मालकिन बातें कर रही थी कि मुझे अपने बेटे के लिए किसी अमीर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि मेरी बहू ऐसी हो जो घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल सके, घरेलू हो, संस्कारी हो, सूरत शक्ल भी ठीक ठाक हो, मगर सीधी सादी हो। अगर कोई लड़की ऐसी मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसी लड़की ढूंढ कर लाने वाले को मैं पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगी। उस मालकिन ने इनाम की रकम इसलिए रखी है ताकि उसे कोई शरीफ, संस्कारी और भोली भाली लड़की का रिश्ता मिल जाए, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां तो बड़े नसीब वालों को मिलती हैं और अमीर लोगों को तो अमीर परिवारों को ही लड़कियों के रिश्ते ज़्यादा आते हैं। उस मालकिन का कहना था कि अमीर परिवारों की लड़कियां घर गृहस्थी संभालना नहीं जानती, बहुत चालाक होती हैं और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत शातिर भी होती हैं। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि हमारी शिखा तो घर के कामकाज भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और सीधी सादी भी बहुत है। मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ जाकर उनके घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। मेरे पिताजी कहने लगे, अच्छा तो तुम 5 लाख रुपए के लालच में शिखा को उनके घर की बहू बनाना चाहती हो। मेरी सौतेली माँ ये सुनते ही घबरा गई थी। उन्होंने मेरे पिताजी से बात बदली और कहा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि शिखा इतने बड़े घर की मालकिन बन जाएगी, उसे कितना अच्छा ससुराल मिल रहा है। आप कहो तो मैं रिश्ते की बात मालकिन से कल ही जाकर कर लेती हूँ कि वो एक नज़र हमारी शिखा पर भी डाल ले, कहीं उन्हें शिखा पसंद ही आ जाए। पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो, मगर मेरी बेटी के लिए अच्छा घर देखना, वहाँ पर उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सौतेली माँ ने मेरे पिताजी को भरोसा दिलाया था कि आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी सौतेली माँ अगले ही दिन जब शहर के मालकिन के पास बात करने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। वो हमारे घर पर आ गई थी और उन्होंने मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे और उन्हें अकेले कमरे में छोड़ दिया था। मालकिन मुझे इतनी गौर गौर से देख रही थी कि मैं नज़र नहीं उठा पा रही थी। मैं उनसे बहुत डर रही थी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से देखा और कहने लगी, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हमारे गांव में लड़कियों के पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है और ना ही गांव के लोगों की इतनी हैसियत है कि अपनी बेटी को शिक्षा दिलवा सकें। उन्होंने कहा, ये औरत जो तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ करवा रही है, ये तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने कहा जी। तो वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि पैसों के लालच में आकर ये तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ करवा रही है। क्या तुम हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे घर वाले जो फैसला करेंगे मैं उस पर राज़ी हूँ। वो कहने लगी कि तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही अपनी पसंद जाहिर कर देती हैं। मैंने कहा, आप पहली इंसान हो जिसने मेरी तारीफ़ की है, वरना हर कोई मेरी शक्ल को देखकर मेरी बुराई ही करता है। वो मेरी इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि इंसान की शक्ल अच्छी नहीं भी हो तब भी चलता है, मगर मन अच्छा होना चाहिए। तुम हमें मन की बहुत अच्छी लगी हो, हम तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करने के लिए तैयार हैं।
मैंने उनसे कहा कि देखिए मालकिन, आप भी फैसला सोच समझकर करना, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी लोगों की कड़वी कसीली बातें सुनते सुनते ही गुजर गई है। मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी आप भी मुझे इसी तरह की बातें सुनाओ। मालकिन कहने लगी कि ऐसी बात मत कहो। तुम्हारे चेहरे से छलकने वाली मासूमियत और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले सच्चे शब्द ही इस बात की गवाही देते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। दरअसल हम भी बहुत ज़्यादा और गरीब परिवार के थे। जब अपनी ससुराल गए थे तो हमारी सास को हम बहुत पसंद थे। उन्होंने हमारा भोलापन और समझदारी देखते हुए हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाएं और तुम्हारे होने से हमारे परिवार की नस्ल अच्छी और समझदार बनकर आगे बढ़े। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तभी मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ ब्याहने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उनकी इस बात पर खामोश हो गई थी। अगले ही पल उन्होंने घर में सबसे कह दिया था कि मुझे लड़की बहुत पसंद है और मैं इसी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इसी तरह मेरा रिश्ता उनके बड़े बेटे अनूप के साथ तय हो गया था और फिर जल्द ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। शादी होने से पहले ही मालकिन ने मेरी सौतेली माँ को इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपने घर का हीरा तुमने हमें दे दिया। मेरी सौतेली माँ तो वैसे भी लालची थी। 5 लाख रुपए देखकर तो वो फूली नहीं समा रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मुझे 5 लाख रुपयों के बदले बेच दिया था। मेरी सास, जो कि एक ऐसी औरत थी जो दुनिया की चमक धमक से बहुत दूर थी, उसे सादा सिंपल लोग बहुत अच्छे लगते थे। यही वजह थी जिसे मैं पहली नज़र में देखते ही पसंद आ गई थी। मेरी सास को वो लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी जो ढेर सारा मेकअप लगाकर अपने आप को चमका लिया करती थी, क्योंकि मेकअप लगाने से इंसान का चेहरा साफ होता है, लेकिन मन कभी साफ नहीं होता। मेरी सास का कहना था कि तुम्हारी आंखों में हम देख चुके हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। तुम्हारी आंखें इस बात की गवाही देती हैं। हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर तुम्हें हर तरह का मान सम्मान देंगे। बस तुम हमारे परिवार को जोड़े रखना, हमारे घर की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाना। मैं बहू बनकर इस बड़े से बंगले में आ गई थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं एक मामूली से गांव में रहने वाली काली शक्ल की लड़की इतने बड़े बंगले में बहू बनकर आऊँगी। मेरा पति मुझसे बहुत दूर दूर रहता था। पता नहीं ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी या नहीं। मुझे मेरे कमरे में दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था। मैं सोच रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। अब मुझे पेट भर के खाना मिला करेगा, क्योंकि अब मैं उस गांव से और उस घर से निकल आई थी जहां पर सारी ज़िंदगी मैंने बड़ी परेशानी का समय गुजारा था। थोड़ी देर हुई थी कि मेरा पति कमरे में आया। मुझे लगा था कि वो मेरे पास बैठकर मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो तो इतने गुस्से में था कि मेरे करीब आकर उसने अपना तकिया उठाया, बेड से चादर ली और सोफे पर सोने के लिए चला गया था। मैं ये सब अपनी आंखों से देखती रह गई थी। वो सारी रात सोफे पर सोता रहा था। उसने मुझसे 1 सेकंड के लिए भी बात नहीं की थी। मैं समझ गई थी कि मैं उसे पसंद नहीं आई हूँ। उस रात भी मेरे बहुत आंसू निकले थे और इसी तरह आंसू बहाते बहाते मैं सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास कमरे में आई थी। जब उन्होंने देखा कि मेरा पति सोफे पर सो रहा है और मैं बिस्तर पर मौजूद हूँ, तो उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने अपने बेटे को जगाया और अपने बेटे से सवाल करने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। मेरे पति ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और वो उसे कमरे से बाहर ले गया था। मैं दरवाजे तक पहुँची और वहीं पर लगकर खड़ी हो गई। उन दोनों माँ बेटे की आवाज़ सुनने लगी। वो आपस में बहुत झगड़ रहे थे। मेरा पति अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, आपको इतनी बड़ी दुनिया में यही एक लड़की मिली थी मेरे साथ शादी करवाने के लिए। मैं तो सोचता था कि आपकी पसंद की घरेलू लड़की सीधी साधी सिंपल होगी, मगर बदसूरत नहीं होगी। ये कौन सी लड़की उठाकर ले आई हो जिसके अंदर सारी दुनिया का कालापन मौजूद है। मेरे पति ने जब ये बात कही तो मेरा दिल चकनाचूर हो गया था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोई थी। मेरी सास बार बार उसको समझा रही थी कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत मासूम है, वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारी हमदर्द बनकर गुजार देगी। मगर मेरा पति तो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपनी माँ से साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि आपकी खुशी की खातिर मैंने ये शादी तो कर ली है, मगर कभी भी मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि क्या अब मुझे अपने पति के बिना भी इस घर में रहना होगा, क्योंकि वो मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिलहाल इसी तरह इस घर में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी।
मेरा पति मुझे मुंह नहीं लगाता था। मैं जब भी उसका कोई काम करने की कोशिश करती या उससे बात करने की कोशिश करती तो वो यही कहता था कि तुम मेरे करीब भी मत आना, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। इस घर में मेरे पति का एक भाई भी मौजूद था जो रिश्ते में मेरा देवर था। मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे, अभी तक मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिल सका था। हाँ, मगर यहाँ पर रहते हुए मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर ऐसा सुकून भी किसी काम का नहीं जहाँ पति अपनी पत्नी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता हो। एक सुहागन होते हुए भी मैं एक अभागन की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं यहाँ पर सारे काम किया करती थी, पूरे किचन की देखरेख करती थी। मेरी सास मुझे मना भी करती थी। हमारे घर में काम करने के लिए नौकरानियां हैं, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था तो मैं नौकरानियों का हाथ बटाने के लिए किचन में चली जाती थी। मेरा देवर भी मुझे देख देख कर मेरी बहुत मजाक बनाता था और अपनी माँ को यही कहता था कि तुमने भैया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आपको पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी भैया के लिए। मेरी सास उसे डांट कर खामोश करवा दिया करती थी। मेरा देवर भी अब शादी करने की जिद करने लगा था। मेरी सास कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए भी शिखा की जैसी ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, मगर मेरे देवर ने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं तो अपनी पसंद से शादी करूँगा, मुझे इस जैसी लड़की से शादी नहीं करनी। आपने भैया को ही बलि का बकरा बना दिया, मगर मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मेरे देवर की जिद थी कि वो शहर की ही लड़की से शादी करेगा। अब अपने छोटे बेटे की जिद के आगे मेरी सास हार गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए शहर में ही लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। और फिर एक ऐसी लड़की थी जो मेरे देवर को पसंद आ गई थी और वो चाहता था कि वो वहीं पर शादी करे। इस तरह मेरे देवर की भी शादी हो गई थी और मेरी देवरानी इस बंगले में छोटी बहू बनकर आ गई थी। वो इसी शहर की रहने वाली थी, अमीर पिता की बेटी थी। उसके पिता ने उसे अच्छा खासा दहेज दिया था और वो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे इस बात का घमंड था। जब उसने मुझे देखा तो वो भी मेरी मजाक बनाती थी। मेरे ससुर तो बहुत ही अच्छे थे, मेरी सास की तरह उन्होंने भी मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया था। मेरा पति, मेरा देवर और मेरी देवरानी सब मिलकर मेरी मजाक बनाया करते थे। मेरी सास और मेरे ससुर जब मेरे खाने की बहुत तारीफ करते तो ये बात मेरी देवरानी को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने कई बार मेरा खाना खराब करने की भी कोशिश की थी। वो बात बात पर मुझे काली होने के ताने दिया करती थी और कहती थी कि तुम्हें इस घर में लाया कौन है। मम्मी जी को तो ना जाने क्या हो गया था जो उन्होंने तुम्हें इस घर की बड़ी बहू बना दिया, वरना तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई तुम्हें अपने घर की नौकरानी ही रख ले। मैं उसकी बात को खामोशी से सुनती रहती थी। मेरी देवरानी का नाम कशिश था। कशिश जितनी सुंदर थी उतनी ही कड़वी उसकी जुबान थी। मैं तो उसको बर्दाश्त करती थी। मैं यही सोच लिया करती थी कि शादी से पहले भी मैंने अपनी सौतेली माँ की हर बात को बर्दाश्त किया है, तो अभी भी मुझे कशिश की बातों को बर्दाश्त करके रहना होगा। मेरे सास ससुर मुझ पर बहुत प्यार लुटाया करते थे। मेरा पति अभी भी मुझे इग्नोर करता था। मैं चाहती थी कि मुझे मेरे पति का प्यार मिले, मगर मेरा पति तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मैं अपने पति के सारे काम तैयार करके रख देती थी और सोचती थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग जाएगी, जबकि मेरा देवर मेरी देवरानी से बहुत प्यार करता था। मेरी देवरानी को इस बात पर बहुत घमंड था। मेरा पति मेरी सास से कहता रहता था कि काश अगर मेरी पत्नी भी कशिश की तरह सुंदर होती तो मैं उसे पत्नी होने का दर्जा ज़रूर देता, मगर आपने तो इस लड़की के साथ शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है। मेरी सास अपने बेटे को बहुत समझाया करती थी कि तुम दुनिया की चमक धमक पर मत जाओ, तुम ऐसे पार्टनर को डिज़र्व करते हो जो तुम्हारी तकलीफ़ में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मगर मेरा पति अपनी माँ की कोई बात नहीं समझता था। उधर मेरी देवरानी ने काफ़ी कोशिश कर ली थी कि मैं अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर की नज़रों में भी गलत हो जाऊं और वो मुझे ज़्यादा अहमियत ना देकर मेरी देवरानी को अहमियत दिया करें। मेरी देवरानी ने अब नई नई चालें चलनी शुरू कर दी थी। उसे इस बात से बहुत जलन होती थी कि मेरे सास ससुर मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, उसे क्यों नहीं करते। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी जब मेरी सास ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया कि उनकी सोने की अंगूठी जो मेरे ससुर ने उन्हें दिवाली पर गिफ्ट की थी वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरी सास ने अपने पूरे कमरे में अंगूठी छान मारी थी। उन्होंने हम दोनों को भी बुलाया था और पूछा था कि क्या तुम दोनों ने मेरी अंगूठी देखी है। इतनी छोटी सी बात पर मेरी देवरानी ने ज़ोर ज़ोर से हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मम्मी जी आप मुझ पर शक कर रही हो, मैं क्यों आपकी अंगूठी चुराऊंगी।
मैं तो खुद अपने मायके से ढेर सारा जेवर लेकर आई हूँ। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे कमरे में चलो। वो ज़बरदस्ती मेरी सास को अपने कमरे में ले गई और अपनी अलमारी खोलकर अपना सारा जेवर दिखाने लगी, अपने सारे कपड़े दिखाने लगी, मगर मेरी सास की अंगूठी कहीं भी नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मेरा ये मतलब नहीं था कशिश, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस इतना पूछ रही हूँ कि कहीं तुम्हें तो मेरी अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरी देवरानी यही कह रही थी कि नहीं, आपकी बातों का यही मतलब है कि आपको लगता है कि मैंने आपकी अंगूठी चोरी की है। मैं आपको अब अपने कमरे की तलाशी दिलवा चुकी हूँ, अब आपको शिखा भाभी के कमरे की तलाशी लेनी होगी। जब उसने ये बात कही तो अचानक मैं सबको फटी फटी नज़रों से देखने लगी थी। मेरी सास कहने लगी कि शिखा चोरी नहीं कर सकती, तुम शिखा पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी देवरानी कहने लगी कि एक बार शिखा भाभी के कमरे की तलाशी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरी सास को मेरे कमरे में ले गई और मेरी अलमारी में घुसकर सारे कपड़े इधर से उधर फेंकने लगी। और फिर उसने जैसे ही अलमारी में रखा हुआ मेरा पर्स निकाला तो उस पर्स से सामान ज़मीन पर लौट दिया। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरे पर्स से गिरने वाले सामान के साथ साथ वो अंगूठी भी निकली थी जो मेरी सास की थी। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो अंगूठी मेरे पर्स में कैसे आई है। मेरी देवरानी कहने लगी कि देखा आपने, गांव की गवार लड़की को अपने घर की बहू बनाने का नतीजा, इसने आपकी अंगूठी चोरी कर ली है, क्योंकि यहाँ आने के बाद इसे इस घर के ऐशो आराम का अंदाज़ा हो गया। मेरी सास को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं भी रो रो कर उनसे यही कह रही थी कि मैंने ये अंगूठी नहीं चुराई है, मगर मेरे ही पर्स से अंगूठी निकली थी, इसलिए उन सब का मुझ पर शक करना तो बनता था। मुझे मेरे सास और ससुर ने तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मेरे पति को जब ये बात पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया था और वो मेरी सास से कह रहा था कि इसे अभी और इसी समय घर से निकाल दो, ये ठीक लड़की नहीं है। आज इसने अंगूठी चोरी की है, कल कुछ बड़ा भी चुरा सकती है। मेरी सास ने अपने बेटे से कुछ कहा तो नहीं था, मगर उनका बिहेवियर मेरी तरफ से बहुत बदला बदला हो गया था। मैं समझ गई थी कि वो इतनी क्यों बदल रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें कशिश की बातों पर यकीन होने लगा था। कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ करवा चौथ आया था। मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। व्रत तो मेरी देवरानी ने भी रखा था, मगर मैंने देखा था कि वो अपने कमरे में चोरी चुपके खाना खा रही थी। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मगर वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसने ही मेरी सास के कमरे से अंगूठी चुराई और मेरे कमरे में जाकर मेरी अलमारी में रखे हुए पर्स में डाल दी थी, ताकि वो हंगामा करे और जब मेरे कमरे की तलाशी ली जाए तो वो अंगूठी मेरे कमरे में मिल जाए। इससे मेरी सास ससुर मुझे गलत समझने लगेंगे। उसका मकसद यही था कि वो अपनी छोटी बहन की शादी मेरे पति के साथ करवा दे और फिर उसके बाद दोनों बहनें इस घर पर मिलकर राज करें। मैं अपने पति की लाडली न सही, मगर अपने सास ससुर की लाडली ज़रूर थी। वो मेरी मासूमियत और भोलेपन के दीवाने थे, लेकिन उस दिन मेरी देवरानी उनके दिल में मेरी तरफ से नफरत भरने में कामयाब हो गई थी। मेरी सास ने करवा चौथ वाले दिन मुझे किचन में खाना बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आज तुम्हें सब लोगों के लिए खाना बनाना है। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी सास ने मुझे इतनी अहमियत दी थी, इसलिए मैं सारा खाना बनाने के बाद अपने कमरे में तैयार होने के लिए आ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ दे रही थी। मैं दौड़ती हुई किचन की तरफ गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि घर के सारे ही लोग किचन में मौजूद थे और मेरी देवरानी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने मेरी सास से कहा कि देखो मम्मी जी, आपकी बड़ी बहू हम सब लोगों को मारना चाहती है। मैं फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने अपने हाथ में चूहे मारने की दवाई का खाली पैकेट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो कहने लगी कि मम्मी जी, जब मैं किचन में पानी पीने के लिए आई तो मैंने ये पैकेट ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा था। मैंने नौकरानी से पूछा कि ये पैकेट किचन में कैसे आया, तो नौकरानी कहने लगी कि उसने ये पैकेट शिखा को लाते हुए देखा था। आखिर इस पैकेट का किचन में क्या काम है? मुझे तो लगता है कि ज़रूर इसने खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाई है। हमें इस खाने को चेक करना चाहिए। ऐसा करने से शिखा की सारी सच्चाई खुलकर सबके सामने आ जाएगी कि इसने खाने में जहर मिलाया है या नहीं, और नौकरानी से भी पूछा जाए। मगर मैं उन लोगों से इनकार कर रही थी कि मैंने खाने में चूहे मारने की दवाई नहीं मिलाई। भला मैं क्यों आप लोगों को मारने की कोशिश करूँगी? मेरा देवर, मेरा पति और मेरी देवरानी, ये सब लोग मेरे खिलाफ मेरी सास और ससुर के दिमाग में जहर घोल रहे थे, मगर मैं बार बार इनकार कर रही थी।
कोई भी मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर अचानक मेरे ससुर कहने लगे कि ठीक है तो नौकरानी को बुलाया जाए। देवरानी ने कहा कि जी बुलाइए नौकरानी को। ये नौकरानी इस घर की बहुत पुरानी नौकरानी थी। उसने कहा अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप सविता से पूछ सकते हो। सविता ने खुद इसको चूहे मारने की दवाई किचन में लाते हुए देखा था और उसने मुझे ये भी बताया था कि ये दवाई का पैकेट खोलकर खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। ये आज रात हम सब लोगों को खाना खिलाकर मारना चाहती थी और इसका इरादा है कि यहाँ से सारा जेवर और पैसा लेकर घर से भाग जाए। मम्मी जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है इस गरीब को अपने घर की बहू बनाकर। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको अभी और इसी समय धक्के मारकर निकाल दो। मेरा पति भी कहने लगा कि पता नहीं मम्मी आपको क्या हो गया था जो इस गवार को यहाँ लेकर आ गई हो। ना तो ये देखने में अच्छी है और ना ही नियत की अच्छी है। नौकरानी को बुलाया गया था। मैं नौकरानी से कहने लगी कि सविता जी तुम बताओ, तुमने तो मेरे साथ मिलकर खाना बनाया है ना, क्या हमने खाने में जहर मिलाया है? तो वो कहने लगी कि कैसी बातें कर रही हो भाभी जी, मैं क्यों खाने में जहर मिलाऊंगी? हाँ, मैंने आपको चूहे मारने का पैकेट किचन में लाते हुए देखा था, तो ज़रूर आपने ही कुछ किया होगा, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए थे। अभी भी मेरे सास और ससुर को इस बात पर यकीन नहीं आया तो मेरी देवरानी कहने लगी कि क्यों ना हम ये खाना पहले अपने घर के किसी जानवर को खिलाकर देखते हैं। अगर वो मर गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि इस खाने में जहर है या नहीं। इस बात को साबित करने के लिए घर में रहने वाली एक पालतू बिल्ली को वो खाना खिलाया गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो बिल्ली मर गई और ये देखकर सबके होश उड़ गए थे और सब लोगों ने मुझे मुजरिम समझ लिया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मुझे मेरी देवरानी ने किसी मुसीबत में डाल दिया है, ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। फिर मेरी सास मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था। वो कहने लगी कि कशिश तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हें तो इस घर से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा मम्मी जी, सविता झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। मेरी सास कहने लगी कि सविता हमारे घर की बहुत पुरानी नौकरानी है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसने हमारे घर का नमक खाया है और हमेशा हम लोगों के साथ वफा की है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये बिल्ली कैसे मर गई? ये तो अच्छा हुआ कि सारी सच्चाई पहले ही खुलकर आ गई। अगर हम लोग ये खाना खा लेते तो शायद आज हम जिंदा ना होते। इन सब की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा था। आज मेरी देवरानी कामयाब हो गई थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। मेरी देवरानी कहने लगी कि तुम जैसी की जगह तो झोपड़पट्टियों में होती है, इन बड़े बड़े बंगलों में नहीं। मेरे पति ने भी मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा था। मेरी सास कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, इस घर में कोई ना कोई हादसा हो रहा है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाई थी। तुमने अंगूठी चोरी की थी, तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब तुम हम सबको मारना चाहती हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। हमें तुमसे ऐसे की उम्मीद नहीं थी। ठीक कहती है कशिश कि ख़ानदानी लड़कियां ख़ानदानी ही होती हैं। एक तुम हो जो ना तो शक्ल से अच्छी हो और ना ही अकल से अच्छी। तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नौकरानी से कहा कि इसका सामान बांधने में इसकी मदद करो और ड्राइवर से कहना कि इसे इसके मायके छोड़ आए। मैं अपनी सास के पैरों में गिरकर फूट कर रो रही थी और कहने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, मगर कोई भी इस घर में मेरी बात सुनने वाला नहीं था। मेरे ससुर ने भी मुझसे मुंह फेर लिया था। मैं भूखी प्यासी, जिसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, मैं अपने पति के हाथ से व्रत भी नहीं खोल पाई थी और मुझे घर से निकल जाने के लिए कह दिया गया था। ड्राइवर मुझे मेरे मायके छोड़ गया था। मेरी सौतेली माँ ने जब मुझे इस तरह आते हुए देखा तो वो भी दंग रह गई थी। उसने कहा कि अभी तेरी शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं और तू अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आ गई। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वो कहने लगी कि कल मुही तू है ही ऐसी। वो लोग तो बहुत अमीर हैं, उन लोगों के घरों में तो जब बहुएं जाती हैं तो उनकी ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम से गुजरती है। ज़रूर तूने ही कुछ किया होगा। मेरी सौतेली माँ ने मेरी कीमत के 5 लाख रुपए लेकर घर को अच्छा खासा बना लिया था। घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी। मैं काफ़ी टाइम बाद अपने छोटे भाई से मिली थी। वो भी मुझे गले लगाकर बहुत रो रहा था। इस घर में किसी को मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था सिवाय मेरे छोटे भाई के। वो कहने लगा कि दीदी इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं।
अगर तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता था तो तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। हमने तो सोचा था कि तुम वहाँ पर सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होगी। मैंने अपने भाई को बताया कि वहाँ पर मेरा एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा था। मैं इसी तरह अपनी किस्मत को रोती रहती थी। मेरी सौतेली माँ मुझे दिन रात ताने दिया करती थी। मैं उसे इस घर में अब बहुत बुरी लगने लगी थी। उसने मुझे पहले से भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस घर से चली जाऊं। एक दिन तो उसने मुझ पर हाथ भी उठा लिया था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि भगवान जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर देना, क्योंकि जिस दिन से मैंने जन्म लिया है उसी दिन से मुझे इस ज़िंदगी में एक पल भी सुकून नहीं मिला। इस बात को 2 महीने गुजर गए थे। मैं इस घर में आने के बाद फिर से अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुना करती थी और घर के सारे काम किया करती थी। मेरे पिता को भी अपनी बेटे की ऐसी तकदीर पर कोई अफसोस नहीं था। वो तो अपनी पत्नी के कहने में ही रहते थे। वो जैसा कहा करती थी वो वैसा ही किया करते थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ सीढ़ियों से गिर गई। उनके पैर में बहुत चोट आई थी। डॉक्टर ने उनका लंबा इलाज चलने के लिए कहा था और कहा था कि इनको बिस्तर से बिल्कुल भी उठने नहीं देना है। मेरी सौतेली माँ तो इस दौरान बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी थी कि मेरे होते हुए आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी और जल्द से जल्द आपको ठीक करने की कोशिश करूँगी। मेरी सौतेली माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मैं उनके सारे काम करती थी। उनको अपने हाथों से खाना खिलाना, उनके कपड़े बदलना, उनको दवाई वक्त पर देना, उनकी टांगों की मालिश करना, ये सब कुछ मैंने अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। अपनी इतनी सेवा होते हुए देखकर मेरी सौतेली माँ के दिल में तो मेरे लिए रहम आ गया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि तेरा दिल कितना नरम है शिखा। मैंने तुझे आज तक कितनी जली कटी बातें सुनाई हैं। तेरा दिल दुखता होगा, लेकिन आज जब तूने मुझे तकलीफ़ में देखा तो तू मेरा इतना ख्याल रख रही है। सच में इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से करनी चाहिए। तेरा दिल बहुत साफ़ है, तू बहुत अच्छी है। इस तरह मेरी सौतेली माँ तो मुझे अब बातें नहीं सुनाती थी। वो मेरी बहुत तारीफ़ किया करती थी। उसने कहा था कि मेरे जैसे जैसे काम तू करती है ऐसे काम तो शायद मेरी अपनी औलाद भी नहीं करती। मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैं खुश थी कि भगवान ने इतने सालों बाद ही सही मगर मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरी तरफ से रहम डाल दिया था। अब वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी दूसरी शादी हो। उसका कहना था कि तेरे लिए जब कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तभी तेरी शादी होगी। मैं नहीं चाहती कि इस बार फिर से तेरी शादी किसी ऐसे परिवार में हो जाए जहाँ पर तू परेशान रहे। मैंने भी अपनी सौतेली माँ से कहा था कि मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दो, जैसा मेरे साथ होना होगा वैसा हो जाएगा। मैं खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया था मगर ना जाने क्यों मेरे पति ने मुझे तलाक नहीं दी थी। मगर मैं अपने दिल में ये फैसला कर चुकी थी कि वो मुझे छोड़ चुका है। अब उस घर से और उस घर के लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। एक दिन मैं अपने आंगन की सफाई लगा रही थी जब घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। उस वक्त घर पर मेरी सौतेली माँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि दरवाजे पर मेरे सास और ससुर खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर मैंने जल्दी से अपने सर पर पल्लू किया और अपनी नज़रें झुका ली। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने देखा कि मेरे सास ससुर की आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। मैं उनके जुड़े हुए हाथ देखकर घबरा गई। उन्होंने कहा कि हमें घर के अंदर नहीं आने दोगी? मैंने जल्दी से उन्हें घर के अंदर आने का रास्ता दिया, उनके लिए चारपाई बिछाई और उनको बैठने के लिए कहा और कहने लगी कि मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी मेरी सास ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि तुम भी हमारे पास बैठो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आप लोगों के पास कैसे बैठ सकती हूँ? कहाँ आप लोग और कहाँ मैं खड़ी हुई ही ठीक हूँ। मेरी सास कहने लगी कि तुम सच में बहुत अच्छी हो शिखा। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफ़रत नहीं है? मैंने कहा मैं आपके लिए नफ़रत अपने दिल में रखकर क्या करूँगी? मेरी तो तकदीर ही ख़राब है। मेरे साथ तो बचपन से लेकर अब तक ऐसा ही होता आया है। मेरे सास ससुर कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो बहू, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। कशिश की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, मगर हमें तुम्हारी अहमियत तो तुम्हारे जाने की बात पता हुई। दरअसल तुम जब हमारे घर से आ गई थी उसके अगले ही दिन अनूप का एक्सीडेंट हो गया। उसका इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग चली गई। वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। हमने उसका बहुत इलाज करवाया मगर डॉक्टर ने कह दिया कि उसकी एक टांग ख़राब हो चुकी है।
अब हमारा बेटा घर में पड़ा हुआ है। हमें तो लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद कशिश अपनी छोटी बहन की शादी अनूप के साथ करवा देगी, क्योंकि उसका कहना यही था कि वो अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन के रिश्ते के बारे में बात करेगी। हमने तुम्हारे और अपने बेटे के डिवोर्स पेपर्स भी बनवा लिए थे। हम पेपर्स तुम्हें भेजने ही वाले थे जब कशिश ने हमें बताया कि वो अब अपनी खूबसूरत जवान बहन की शादी इस लंगड़े के साथ नहीं करेगी। उसने जब हमारे बेटे को लंगड़ा कहा तो ये बात हमारे दिल को जाकर लगी थी। हम बर्दाश्त कर गए। हमने उससे भी कुछ नहीं कहा। अगर वो अपनी बहन की शादी हमारे बेटे के साथ नहीं करवाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम अपने बेटे का इलाज करवाने लगे। लेकिन उस दौरान कशिश को तो हम लोग भी उस घर में बहुत बुरे लगने लगे थे। मेरे ससुर कहने लगे कि हम नहीं जानते थे कि कशिश हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक है। वो हमारे घर में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टियां किया करती थी, शराब पिया करती थी। मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया, उसकी सारी दोस्तों को डांटकर घर से बाहर निकाल दिया और अपने छोटे बेटे से उसकी शिकायत की तो कशिश ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने के बारे में सोच लिया। कशिश ने मुझे अपने कमरे में आने के लिए कहा था। उसने कहा था कि वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहती है। मैं उसके कमरे में चला गया। मुझे क्या पता था कि वो मुझे फंसाने की जुगाड़ में है। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को ये बात जाहिर कर दी कि मैं उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। उसने कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी पत्नी की इज्जत सलामत नहीं है। तुम्हारी सास ने और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो हम दोनों की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी की बातों में इस तरह से आ गया था जिस तरह से करवा चौथ वाले दिन हम आ गए थे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम तो पहले से ही अच्छी हो, गलत तो वो है जो सब पर इल्ज़ाम लगा रही है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इससे पहले पानी सर से ऊपर चला जाए हमें दोनों भाइयों के हिस्से बंटवारे जीते जी ही कर देने चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे का हिस्सा उसको दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। वो अपनी पत्नी के साथ दूसरा घर बनाकर वहाँ पर रहता है और इस घर में हम लोग रहते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे पति को भी ये बात रियलाइज़ होने लगी कि तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत हुआ। वो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है, तुम्हें अपनाना चाहता है। वो चाहता है कि वो तुम्हें तलाक न दे और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारे। तुम प्लीज़ घर चलो। मेरी सास भी रोते हुए कहने लगी कि बेटा, हमारे बेटे की सेवा तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो तुमसे बात भी नहीं करता था, उसने तुम्हें अपनाया भी नहीं था, तब भी तुम उसकी बहुत सेवा किया करती थी। अब अगर तुम उसकी सेवा करोगी तो शायद उसे सहारा मिलेगा। शायद भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी। उसने कहा था कि वो एक बदसूरत लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मगर उसे क्या पता था कि उसने एक हीरा खो दिया। मेरे सास ससुर मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ हमारे साथ चलो, हमारे बेटे को मत छोड़ो, हमें माफ़ कर दो। मैंने अपने सास ससुर से कहा था कि मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरी सौतेली माँ बीमार है, मुझे उनको भी देखना है। आप बड़े लोगों का तो यही होता है, हम छोटे लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। जब चाहा घर बुला लिया, जब चाहा घर से निकाल दिया। मेरी सास कहने लगी कि नहीं बेटा, हमें हमारे किए की सज़ा कशिश दे चुकी है। हमने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया है। वो तो चाहती ये थी कि वो पूरी जायदाद की अकेली मालकिन बन जाए। हम उसकी नीयत को पहले ही समझ गए थे। वो हमारे बड़े बेटे को तुमसे अलग इसलिए करना चाहती थी ताकि अपनी छोटी बहन को उस घर की बहू बना सके। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा बेटा टांगों से लाचार हो गया तो उसने अपनी बहन का रिश्ता मेरे बेटे के साथ नहीं किया। भगवान उसको एक दिन सज़ा ज़रूर देगा। उसकी वजह से हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। क्योंकि एक दिन कशिश अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। जब हमने उसकी बातें सुन ली थी, धीरे धीरे हम पर एक एक करके उसके सारे राज खुलने लगे थे। उसने अपनी माँ को बताया कि वो तुम्हें इस घर से निकालने में कामयाब हो गई। हमने उस नौकरानी को भी काम से निकाल दिया जिसने तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी थी, क्योंकि कुछ समय के बाद उसने भी मुंह खोल दिया था और कहा था कि कशिश भाभी ने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे, इस वजह से मैंने आप सब लोगों के सामने झूठ बोला था। हमें लगा कि वो हमारे साथ हमेशा से ही वफा करती आई है, उसने हमारा नमक खाया है, मगर हमें नहीं पता था कि हमारी छोटी बहू के आने के बाद वो भी पैसों की लालची बन जाएगी। इसलिए हमने उसे भी घर से निकाल दिया। तुम हमें माफ़ कर दो, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। तुम हमारे साथ घर चलो। मैंने उन लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया था, मगर उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
उसने कहा है कि हम तुम्हें यहाँ से वापस लेकर ही आए। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। मेरे सास ससुर ने मेरी सौतेली माँ से भी मुलाकात की थी और उनसे भी कहा था कि वो मुझे समझाएं कि मैं उनके साथ चली जाऊं। मेरी सौतेली माँ ने उनको बहुत सारी बातें सुनाई थी और कहा था कि मैं भी शिखा को बहुत गलत समझती थी, मगर आज मुझे पता चला कि वो कितनी अच्छी है। इसी तरह आपको भी पता चल गया कि वो कितनी अच्छी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के रंग रूप से आप उसे जज मत कीजिए। आप ये देखिए कि वो दिल से कितना अच्छा है, दिल से कितना सुंदर है, कितना समझदार है। कुछ लोग रूप रंग के अच्छे होते हैं तो उनका व्यवहार इतना कड़वा होता है कि शायद सामने वाला उनका व्यवहार सहन न कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, वो अपने व्यवहार से इतने मीठे होते हैं कि अपनी मीठी मीठी बातों से ही सामने वाले को अपना दीवाना कर लेते हैं। कुछ वक्त तक सोच विचार करने के बाद मैं अपनी ससुराल वापस चली गई थी। मेरे पति ने मुझसे रो रो कर और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी थी। मैंने सबको माफ़ कर दिया था, अपना दिल बड़ा कर लिया था और मैंने ये बात जान ली थी कि भगवान जीते जी ही उन लोगों का फैसला कर देता है जिनको सारी ज़िंदगी तंग किया गया हो। जिसने मुझे तंग किया था उससे उसका बदला मेरे भगवान ने ले लिया था और आज वही सब लोग मेरे आगे माफ़ी मांग रहे थे। मैं खुश थी कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी। मेरे पति ने अपनी एक टांग खो दी थी, मगर मैं उसका सहारा बनी, उसके सारे काम किए, उसकी सेवा की, उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर उसे दोबारा से पूरा कर दिया। मेरे देवर देवरानी से मेरे ससुराल में कोई भी संबंध नहीं रखता है। न जाने वो लोग कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, इस बारे में तो कोई नहीं जानता। मगर मेरे सास ससुर जिस बंगले में रहते थे उन्होंने वो बंगला बेच दिया और फिर हम लोग दूसरे घर में आकर रहने लगे। यहाँ पर हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी सौतेली माँ भी काफ़ी बेहतर हो गई। वो मेरे पिता और मेरे छोटे भाई के साथ कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आ जाती है और मुझे बहुत प्यार करती है। सब लोगों का प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में रंग भर गए, वरना तो मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी शक्ल की तरह बिल्कुल अंधेरी और काली लगती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।